बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, और कुछ पाकिस्तान भर से काफ़ी ताज़ा तरीन मालूमात भी हैं और ख़बरें भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रा मैं बाहर निकला हुआ हूँ, थोड़ा सा आपको मालूम है कि बाहर भी निकलना चाहिए, सैर शैर भी करनी चाहिए, जो पुरफ़ज़ा मुकाम है वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। तो आज मुझे भी मौका मिला, ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स डे था, संडे था, इसलिए आपसे भी कहूँगा कि आप भी ज़रूर घर से बाहर निकला करें छुट्टी वाले दिन, ज़रा बच्चों के साथ, और अकेले भी निकल सकते हैं, बच्चों के साथ भी निकल सकते हैं। आजकल वैसे भी छुट्टियाँ, तो बच्चों के साथ निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ज़रूर निकलना चाहिए, आदमी फ्रेश हो जाता है, इंसान फ्रेश हो जाता है। तो लेकिन आपको ख़बरें भी देनी है, और ख़बरें भी पाकिस्तान से, और उसकी वजह यह है कि कल से काफ़ी एक एमरजेंसी, गैर एलानिया एमरजेंसी नाफिज़ है पाकिस्तान में, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया है एक मुतनाज़े और इंतहाई मुतअस्सिबाना तरीके से। जो सज़ा सुनाई गई है, उस सज़ा को और उस फैसले को दुनिया भर में कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। आलमी ज़राए अबलाग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से सज़ा दी गई। और फिर कुछ मज़ीद जो है डिटेल्स सामने आ रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि सच जो है वो छुप नहीं सकता, और सच हमेशा सामने आ जाता है। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अब सरकारी सतह पर उसकी तस्दीक भी की जा रही है कि किस तरीके से जनाब ट्रायल कोर्ट ने और ट्रायल जज ने सज़ा सुनाई। और उसके फ़ौरन बाद पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ये डिस्कशन चल रही थी कि जनाब पता नहीं ये लेटर जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया में ये दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि कौमी ज़राए अबलाग, हमारा जो मीडिया, प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं और प्राइवेट मीडिया, प्रिंट मीडिया है, वहाँ पे ये ख़बरें कल से रुकवाई गई थी कि इस खबर की कोई तस्दीक नहीं कर रहा था। लेकिन जब जज साहब के एयर टिकट्स सामने आ गए और सारी चीज़ें कंफर्म हो गई कि नहीं वाकई जज साहब जो हैं वो बरतानिया रवाना हुए हैं, और वो बिल्कुल फ़ैसला सुनाने के फ़ौरन बाद हुए हैं, और फ़ैसला इतनी जल्दी सुनाने की वजह भी सामने आ गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को भी नहीं माना गया, और ख्वाजा हारिस साहब वकला जो हैं वो मौजूद थे कमरा अदालत में, वो आर्गू करना चाह रहे थे, उनके आर्गूमेंट्स को भी नहीं सुना गया, बल्कि उनकी आर्गूमेंट्स को क्रश करते हुए उनको चुप करा के वो बोलते रहे। और ये भी आज के कोर्ट ऑर्डर, कल का जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है उसमें ये भी मेंशन नहीं किया गया, और ये सारी का सारा ऑर्डर शीट होती है बाकायदा तौर पे, उस ऑर्डर शीट में कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई कि ख्वाजा हारिस साहब आए और आके उन्होंने आर्गूमेंट्स देना चाहे, और आर्गूमेंट्स दे रहे थे, मौजूद थे, लेकिन हमने आर्गूमेंट्स नहीं लिए। बहरहाल पहले तो ज़रा उसकी डिटेल्स ले लें कि अब बाकायदा तौर पर जी तस्दीक कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़राए ने, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर, उनको बैरून मुल्क भेजा गया है, और उनको बैरून मुल्क एमरजेंसी में अर्जेंटली भेजा गया है। और एट 11 था, जाना तो था, एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी साहब थे, वो काफ़ी शरीफ आदमी है, उन्होंने जाना था, उनको नॉमिनेट किया हुआ था। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नॉमिनेशन के बजाय फिर हुमायूं दिलावर साहब का को चूज़ किया, और कहा गया कि जवाज़ ये बनाया गया है कि उनको जी वीज़े का इशू आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये तो अब ब्रिटिश हाई कमीशन और वीज़ा ऑफिसर बता सकते हैं कि एक जज के साथ क्या इशू है और दूसरे जज के साथ क्या इशू नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल विज़िट था, और ऑफिशियल विज़िट में वीज़े का इशू नहीं होता। ऑफिशियल विज़िट जितने भी हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फॉरेन ऑफिस देख रहा होता है, और फिर वजारत कानून और इंसाफ देख रही होती है, और ये मुमकिन नहीं होता कि किसी भी जज साहब का या किसी भी ऑफिशियल जो डेलीगेट्स हैं उनके वीज़े, इवन हम भी जब सहाफ़ी जो हैं जाते हैं ऑफिशियल विज़िट पे जाते हैं, या गवर्नमेंट उनको भेजती है, या वो प्राइवेटली भी जा रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, वजारत ख़ारजा फैसिलिटेट करती है, और वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। इसलिए ये अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि वाक़तन ये बात दुरुस्त है या नहीं। बहरहाल वो लेटर की तस्दीक हो गई है, और इस लेटर के मुताबिक जनाब हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो बरतानिया पहुँच चुके हैं, और फैसला सुनाने के चंद घंटे बाद ही उनको ये दौरा बरतानिया जो है वो मुयस्सर आया है। माजी में एक मैं आपको बता दूं कि एक STS कोटकना केस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब आसिफ जरदारी साहब को सज़ा सुनाई गई थी, और जस्टिस कयूम और जस्टिस राशिद अजीज़ साहब, आपको मालूम है कि बड़ा मशहूर केस है। उसमें एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है कि उसमें ऑडियो लीक्स आ गई थी, और उनको कहा जा रहा था कि आप फुल डोज देनी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, और आसिफ जरदारी साहब को फुल सजाएं देनी है, और जायदादें भी जब्त करनी है। तो वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ हाईलाइट हुई थी। लेकिन
چونکہ وہ کیس ہم نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں جب STS کوٹکنہ کیس چل رہا تھا بڑے نامور وکلا جو ہیں اس میں موجود تھے اور اس میں حفیظ پیرزادہ صاحب تھے اور اس وقت جو جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب وہ بھی تھے اور فاروق ایچ نائک صاحب تھے. تمام کے تمام جو وکلا تھے وہ سارے موجود تھے اور انہوں نے ایک اور چیز بھی ہائی لائٹ کی تھی کہ ایک پولیٹیکل برائب کے طور پہ اس وقت جسٹس قیوم صاحب کو اور جسٹس راشد عزیز صاحب کو ان کو ایک سفارتی پاسپورٹ رشوت کے طور پہ دیے گئے تھے اور وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا تھا کہ آخر باقی آنریبل ججز کو کیوں نہیں ملے اور ان کو کیوں دیے گئے. تو وہ سفارتی پاسپورٹ خاص طور پہ دیے گئے تھے اور اس کو بھی ایک پولیٹیکل برائب جو ہے وہ تصور کیا گیا تھا. تو اسی بنیاد پہ ایک آڈیو لیکس ہوئی تھیں ان کی بنیاد پہ اور پھر پاسپورٹ جو دیے گئے تھے سفارتی پاسپورٹ دونوں آنریبل ججز کو ان کو اس بنیاد پہ وہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ اڑ گیا تھا اور اس کے بعد کیس ریمانڈ ہوا اور باقاعدہ سپریم کورٹ نے جسٹس بشیر جہانگیری صاحب تھے جو بعد میں چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی بنے, اس میں افتخار چوہدری صاحب بھی تھے اس بینچ میں اور بہت سے نامور ججز شامل تھے. لارجر بینچ تھا, فل بینچ نہیں تھا, لارجر بینچ تھا 5-7 ممبرز. تو انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا تھا اور اس کو رشوت قرار دیا تھا, اس لیے وہ سزائیں ختم ہو گئی تھیں اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب نے بلا کر پالیٹکس میں حصہ لیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو تو آپ کو معلوم ہے کہ شہید ہو گئی, زرداری صاحب ابھی بھی پالیٹکس میں سرگرم ہیں اور بعد میں پھر پریزیڈنٹ بھی بنے اور یہ سارا کچھ جو ہوا یہ ہم نے خود رپورٹ کیا. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہی چیزیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کیسز جو ہیں مینیج کیے جا رہے تھے اور اس وقت بھی کچھ کریکٹرز تھے اور آج بھی وہی کریکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, کچھ نظر آ رہے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہے. تو بہرحال یہ چیزیں اب اسٹیبلش ہو چکی ہیں, ثابت شدہ ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں, صرف یہیں تک نہیں معاملہ رکا بلکہ عمران خان صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم ہیں, پارٹی ہیڈ ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی UK کے پڑھے ہوئے ہیں, گریجویٹ ہیں. تو ان کو ایک کلاس ملنی چاہیے لیکن ان کو ایک کلاس نہیں دی جا رہی اور پہلی بات ہے اٹک میں تو اس وقت دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے, سخت ترین حفاظتی انتظامات ہیں اور ان کو گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا. میاں صاحب کو باقاعدہ طور پہ یہ جب کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو میاں صاحب کو, میاں صاحبان کو, بلکہ تمام جتنے بھی اس وقت نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, ان سب کو جو دیا جاتا تھا وہ کافی ان کو دیا جاتا تھا, وہ کافی زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا. تو بہرحال جی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے ان کے وکلا بھی بتا چکے ہیں کہ ان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی. عمران خان صاحب کے وکلا کو بھی ایکسیس نہیں دی جا رہی کیونکہ کل اپیلیں فائل کرنی ہیں, انہوں نے دستخط کروانے ہیں وکالت نامہ اور ان کی صحت, ان کی خیریت دریافت کرنی ہے لیکن مکمل طور پہ پابندی ہے اور کسی قسم کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اس کی کنفرمیشن بھی ہو گئی ہے. کھانا اس کس حالت میں ہے کیا ہے ابھی تک کسی قسم کی کوئی آفیشلی سرکاری طور پہ بھی نہیں بتایا جا رہا. ہاں البتہ سینٹ میں یہ بات ضرور بتائی گئی ہے عمران خان صاحب کو سزا کیوں دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر تھے انہوں نے آج سیاہ پٹیاں باندھ کے سینٹ اجلاس میں شرکت کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا اور احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا اور اس کے بعد پھر ان کو منا کے بھی لایا گیا. تو احتجاج چل رہا ہے, باقی ملک بھر میں گرفتاریاں ہوئی ہیں, احتجاج ہو رہا ہے, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, لسٹیں بنی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آپ کو میڈیا میں نہیں ملیں گی اور اسی لیے نہیں ملیں گی کہ سینسرشپ عائد ہے اور جو باقاعدہ طور پہ ایک ہدایات ہیں کہ عمران خان صاحب کی خبریں اور ان کی گرفتاری سے متعلق, جیل کے ایکٹیویٹی سے متعلق کوئی خبر نہیں دی جائے گی. تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اور بہت سارے چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے پہلے سے طے شدہ تھا اور اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ ذرائع سے یہ خبر دی گئی ہے اور اس کو کنفرم کیا گیا ہے جناب جج ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کو ویزے کا ایشو تھا. لیکن بہرحال یہ چیزیں جب آئیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس ری اوپن ہوگا اور اس کے بعد یہ سارے معاملات اس وقت کھلیں گے تو پھر مجھے لگتا یہ ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس قیوم صاحب اور جسٹس راشد عزیز صاحب ان دونوں کے, جسٹس راشد اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے اور جسٹس قیوم صاحب جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اور انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننا تھا اور راشد عزیز صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ بننا تھا. لیکن یہ کیس آنے کے بعد دونوں نہ صرف چیف جسٹس نہ بن سکے بلکہ دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا, ادروائز
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस जाना था और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लेकिन वो दोनों क्विट कर गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे अरशाद हसन खान साहब। अरशाद हसन खान साहब को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया गया, जस्टिस कयूम साहब ने भी, जस्टिस राशिद साहब ने भी, लेकिन बात नहीं बनी थी। इसलिए ये जो ट्रायल कोर्ट का मामला हुआ है उसमें सारी चीज़ें अब ब्लैक एंड वाइट में सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ मुराद सईद साहब के वालिद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया और भी बहुत सारी खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारियां हुई हैं, पंजाब से हुई हैं और ख़ास तौर पे अब टिकट होल्डर्स जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे जो एक प्लानिंग वो ये है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से इनको फौरी तौर पे कोई रिलीफ ना मिल सके और इनको जेल में रखा जाए। उसकी रीज़न ये है कि निगरान वज़ीर आज़म का आना है और निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाला बाला फैसला किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना हैं, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म जो है वो आर्मी चीफ की मर्जी से आएगा, उनकी वही फैसला करेंगे कि कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ऐसे वक्त में अमेरिका की तरफ से भी आ चुका है और अमेरिका ने भी इस सज़ा का खैर मकदम नहीं किया और इस सारे प्रोसेस को एक्नॉलेज नहीं किया, उस पर स्टंप नहीं लगाई, बल्कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम किसी भी अंदरूनी मामले में हम मुदाखलत नहीं करते। और लेकिन उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे की कि वो जमहूरियत के हामी हैं, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहते हैं। तो जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो ये जमहूरियत से आउट करने के लिए ही इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए ये तो चीज़ सामने आ जाती है। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, तो कानून की हुक्मरानी ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हो तो ही रूल ऑफ लॉ होता है। तो फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, बल्कि उनके वकला ने सारी कहानी वाज़ेह तौर पे बता दी कि उनके साथ कल क्या किया गया और किस तरीके से ये सारे का सारा एक इंजीनियर्ड किस्म की कार्रवाई की गई। तो ये सिचुएशन है जी इस वक्त। और साथ साथ ये भी बता दूं कि एक वहाँ पे मेजर ताहिर सादिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त रहनुमा हैं, उनकी बेटी हैं ईमान ताहिर, उनकी तरफ से भी आया है कि अटक जो है, पूरा शहर जो है वो तकरीबन कर्फ्यू वाला समा है और एक जेल वाली सूरत हाल पैदा कर दी गई है। अटक के जेल के इर्द गिर्द और शहर भर में जो है वो नाके लगा दिए गए हैं और इवन शहरियों को बड़ा मसाइल का सामना है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हर जगह पे नाके लगा के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं सिक्योरिटी के नाम पे और शहरी काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं। खाने शाने का मामला जो है अभी तक वो पेंडिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजर ताहिर सादिक साहब जो हैं वो ज़रूर देसी कुकड़ उनको पहुँचाएँगे और तीतर बटेर भी किसी न किसी तरीके से पहुँचाएँगे। और खान साहब के बारे में ये है कि ये उन्होंने आज फिर पैगाम दिया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो बिल्कुल हौसले में हैं और उनको पूरा यकीन है कि वो हर सूरत में इस केस को फारिग करेंगे। जब भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा तो उसमें ये केस उड़ जाएगा। इनमें कोई हकीकत नहीं है और हकीकत भी यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इन सब ने मिलकर ये एक सारा खेल खेला है और जिस फैसले का अक्टूबर 2022 में शहीद अरशद शरीफ बता के गए थे, तो आज अगर वो पूरा होता है इतना अर्सा गुजरने के बाद, तो समझ जाएं कि जनाब दाल काली नहीं है, बल्कि दाल में काला नहीं है, बल्कि सारी दाल ही काली थी और ये बहुत पहले फैसला हो चुका था। ये हमेशा जो मुंतखब वज़राए आज़म के साथ हमेशा ऐसा होता रहा है और वज़राए आज़म जो हैं वो मरगूब ग़िज़ा हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट की, वो सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, उन सब की मरगूब ग़िज़ा है। बहरहाल निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी अभी तक कोशिश जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।